हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। लास्ट टाइम हमने एनालिटिक फंक्शन डिस्कस करा था और उसी से रिलेटेड ये थ्योरम्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला कहता है कि अगर एफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन है विद इन और ऑन क्लोज कर्व और कंटूर सी एंड देयर इज़ अ पॉइंट विद इन सी, देन ये डेफिनेशन फॉलो होती है, ये फॉर्मूला फॉलो होता है। मान लेते हैं कि ये एक क्लोज कर्व है और यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इस क्लोज कर्व के अंदर यानी इस सी के अंदर आ रहा है। इस क्लोज सी यानी एक सर्कल बनाया है, सर्कल के अंदर ये पॉइंट है और ये इसके अंदर आ रहा है। अगर ये पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, एनालिटिक है। ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। और अगर ये फंक्शन हमारा एनालिटिक है और यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पर फंक्शन जो है सिंगुलर पॉइंट दे रहा है, जैसे कि z माइनस ए, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर ये पॉइंट है और इसका नाम है a। ये जो पॉइंट है ये a है और यहाँ पर इस पॉइंट की वजह से ये फंक्शन क्या हो रहा है, हमारा एनालिटिक नहीं बन पा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो 2 पाई आयोटा है ये ऊपर एफ ए के पास चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो आपके पास ये फंक्शन जो है इसमें डिनोमिनेटर में z माइनस ए, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है। सिर्फ इस पॉइंट की वजह से हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिटिक तो बाकी जगह तो एनालिटिक है ना, सिर्फ इसी पॉइंट पर नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है कोचीज इंटीग्रल थ्योरम। कोचीज इंटीग्रल थ्योरम कहती है कि एफ जेड हमारा एनालिटिक है एट एवरी पॉइंट विद इन और ऑन क्लोज कर्व सी। यानी कि हमारे पास ये क्लोज कर्व है और इस क्लोज कर्व में सब जगह जो फंक्शन है एनालिटिक है। यानी कि ये एक क्लोज कर्व है और इसमें हर जगह फंक्शन क्या है, हमारा एनालिटिक है। अगर फंक्शन एनालिटिक है और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट है, देखिए यहाँ एफ जेड के नीचे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पर ये फंक्शन क्या है, नॉन एनालिटिक है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जीरो हो जाएगा। इसका हम डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं जीरो, बिना सॉल्व करे। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, ये जो क्लोज कर्व है अगर फंक्शन एनालिटिक है तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है, तो हमारा आंसर तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा पॉइंट इसके अंदर मिल गया, ए पॉइंट ऐसा मिल गया जिस पर फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं हो रहा, जैसे कि z माइनस ए डिनोमिनेटर में आया था, z माइनस बी आ गया, z माइनस सी आ गया, तो यहाँ पे ऐसे कई सारे सिंगुलर पॉइंट्स आ सकते हैं जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, तब हम लगाएंगे कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। इन क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ कोचीज इंटीग्रल थ्योरम। कोचीज इंटीग्रल थ्योरम का है, मोरेरास थ्योरम है। ये कहते हैं अगर एफ जेड हमारा कंटिन्यूस है इन डोमेन डी में और फॉर एवरी क्लोज कर्व सी, तो जो फंक्शन है हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका जीरो होगा, देन एफ जेड इज एनालिटिक। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ जेड क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। यानी कि कंटिन्यूस प्लस इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब एफ जेड एनालिटिक होगा। अगर फंक्शन एनालिटिक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कोचीज इंटीग्रल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है कोचीज इंटीग्रल थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव। जैसे कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए फाइंड करा था, बिल्कुल वैसे ही nth डेरिवेटिव है। हमारे पास एफ जेड एनालिटिक है विद इन और ऑन क्लोज कंटूर सी, और एक ऐसा पॉइंट है सी में जहाँ पे फंक्शन जो है डिफाइन हो रहा है, यानी एनालिटिक है। देन ड्राइव जो डेरिवेटिव होगा सभी ऑर्डर्स का, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी डेरिवेटिव्स का हो, उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे ये, यानी एफ की पावर एफ का nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल बाय 2n आयोटा। सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर हमारा nth डेरिवेटिव निकलेगा, ये हमारा n+1 होगा, जितना यहाँ पर आएगा उससे एक कम फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये नंबर हम ऊपर भी और नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। एक से ज़्यादा अगर कनेक्टेड रीजन है तो हमें कोची अप्लाई करनी है। ये फंक्शन एफ जेड एनालिटिक इन अ रिंग शेप्ड रीजन बाउंडेड बाय 2 कर्व्स। अगर हमें 2 कर्व दे रखे हैं C1 C2, और जब 2 कर्व्स हमें दिए होते हैं जैसे बाउंडेड है, तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, ये एनुलस बना रहा है। यानी कि बीच में जो पॉइंट है वो कहीं भी एनालिटिक नहीं है, बाकी जगह एनालिटिक है। तो ये जो रीजन हमारा है ये क्या कहलाता है, एनुलस कहलाता है। और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन्स। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला सेम है, C2 कर्व है, C1 कर्व है, इसमें जिसको हमें जस्ट माइनस करना है, तो जो हमारे रीजन, जिस रीजन में हमारा फंक्शन एनालिटिक है वो आ जाएगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो क्यों रहा है, फॉर्मूला अप्लाई इसलिए हो रहा है कि जहाँ पे हमारा सिंगुलर नंबर आ रहा है ना, जहाँ पे सिंगुलरिटी शो हो रही है, वहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर सिंगुलर पॉइंट्स ही नहीं होंगे तो फंक्शन तो हर जगह एनालिटिक होगा, और हर जगह एनालिटिक होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लियोवलीज थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम बेस से। लियोवलीज थ्योरम कहते हैं इफ एन एंटायर फंक्शन एफ जेड इज बाउंडेड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड देन इट इज कांस्टेंट। यानी फंक्शन अगर एंटायर है, बाउंडेड है, तो क्या होगा, एफ जेड कांस्टेंट होगा। यानी कि बाउंडेड का मतलब हो गया कि वो किसी नंबर से यानी के से लेस देन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से रिजल्ट देख लीजिए, इफ एफ जेड इज
नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, अगर एंटायर तो है बट वो नॉन कांस्टेंट है तब क्या होगा, फिर तो ल्यूविस थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि उसके लिए तो हमें बाउंडेडनेस चाहिए, बाउंडेड होगा तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो बाउंडेड होगा, बट यहाँ तो नॉन कांस्टेंट है तो फिर क्या हो जाएगा, नॉट बाउंडेड या अनबाउंडेड हो जाएगा। एफ जेड इज एंटायर फंक्शन, अगर एफ जेड हमारा एंटायर फंक्शन है तो एफ डैश जेड क्या होगा, इसका जीरो होगा हमेशा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। क्वेश्चंस पार्ट पर फाइंड करना है हमें इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ से जब हमें फंक्शन देखा तो डिनोमिनेटर में हमें एक टर्म मिली z-3, यहाँ से z-3 क्या दे रहा है, हमें सिंगुलर पॉइंट दे रहा है एट 3। क्लोज कर्व मोड z इक्वल्स टू 2, इसका क्या मतलब है, मोड z, जैसे कि मोड z-0 लिख सकते हैं इसे हम, इक्वल्स टू 2। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है। इसमें ये हमारे पास क्या होता है, ये सेंटर होता है और ये होता है रेडियस। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया, तो मैं सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और इसका रेडियस कितना है, 2 है, और सेंटर क्या है इसका, 0 0 है ना, सेंटर क्या है इसका, 0 0 है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि जो सिंगुलर पॉइंट है z इक्वल्स टू 3, यहाँ से जब इसको इक्वेट करेंगे 0 के, तो हम क्या मिलेगा हमें, z इक्वल्स टू 3, और 3 कहाँ आ रहा है, 3 इस क्लोज कर्व से बाहर आ रहा है, आउटसाइड है। यानी कि ये जो फंक्शन है ये तो हर जगह एनालिटिक है, और एनालिटिक किस पॉइंट पे नहीं है, 3 पे नहीं है, किस पॉइंट पे नहीं है, 3 पे नहीं है, लेकिन 3 तो इसमें आ ही नहीं रहा। जब 3 इसमें आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब बाय कोचीज इंटीग्रल थ्योरम से हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा एनालिटिक है सारे कंटूर पे, तो ये क्या हो जाएगा, तो कोचीज इंटीग्रल थ्योरम से इसका जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, क्योंकि जो 3 है वो तो बाहर है ना, अंदर होता तो हम इसको हटाने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, जब वो है ही नहीं तो इसका मतलब एनालिटिक है, और एनालिटिक है तो इसका आंसर 0 है डायरेक्टली। नेक्स्ट आ जाते हैं, जेड, यहाँ से हमें फंक्शन दे रखा है z²+1/z-2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें सिंगुलर पॉइंट हमें 2 मिल रहा है, और यहाँ पे क्लोज कर्व कितना है, 1 है। तो सबसे पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो z-0 है तो 0 पे तो हमारा सेंटर बन रहा है, 1 रेडियस है तो 1 रेडियस आ गया यहाँ से। अब हम देख रहे हैं कि फंक्शन सारी तरफ क्या हो रहा है, एनालिटिक है, और किस पॉइंट पे नहीं है, z इक्वल्स टू 2 पे नहीं है, और 2 कहाँ आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है, यानी कि बाहर आ रहा है ये तो पॉइंट। इसमें आता तो हम हटाते, लेकिन जब ये बाहर आ रहा है तो हमें इसमें जो है फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये तो 0 है इसका फंक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं साइन z अपॉन में z-5। तो यहाँ से ये हमारे पास कितना है, 4 है, कितना आ रहा है इसका, रेडियस 4 आ रहा है, और जो इसका सिंगुलर पॉइंट है वो कितना है, 5 है, वो भी बाहर ही है। अगर बाहर है तो हमें इसमें डायरेक्टली कोची इंटीग्रल थ्योरम लगानी है, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं z अपॉन में z-1 विद रेस्पेक्ट टू dz। सी कर्व हमें दे रखा है मोड z इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हम क्लोज कर्व सबसे पहले इसको ड्रॉ कर देते हैं सर्कल को, और इसका सेंटर है 0 और रेडियस कितनी है, 2 है। तो यहाँ से ये तो यहाँ पे हर जगह क्या है, फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। लेकिन z-1 यहाँ से हमें क्या मिल गया, सिंगुलर पॉइंट मिल गया 1, और 1 कहाँ आ रहा है, 1 आ रहा है इस सर्कल के अंदर आ रहा है, ये रहा 1। तो यानी इस पॉइंट पे ये क्या है, हमारा सिंगुलर पॉइंट है। ये कैसा है, सिंगुलर पॉइंट। अगर सिंगुलर पॉइंट है तो यहाँ पे तो एनालिटिक नहीं होगा। अब एनालिटिक होगा नहीं तो इस पॉइंट को, यानी इस 1 को छोड़ के बाकी जगह तो एनालिटिक है ना, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी जगह तो एनालिटिक है, तो वहाँ एनालिटिक हमें शो करके दिखाना पड़ेगा। यानी इस फंक्शन का डायरेक्टली हम आंसर 0 नहीं सकते, इस पॉइंट को छोड़ के हमें बताना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या अप्लाई करेंगे, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ f z अपॉन z-a dz इक्वल्स टू 2π/f a। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर फंक्शन सिंगुलर दे रहा है उस पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे z-1 को छोड़ के जो फंक्शन बचा है हमारे पास, ऊपर नीचे कहीं भी बचा, अगर यहाँ पे साथ में z भी लिखा होता तो इसको भी हम इसको इंक्लूड करते, लेकिन अगर नहीं है तो ये फंक्शन हमारा क्या है, f(a) कितना e z है। अब जिस पॉइंट पर सिंगुलर है उसकी वैल्यू को इस पर पुट कर देंगे, यानी z इक्वल्स टू 1 इसमें पुट कर देंगे, कितना आएगा 2πi आयोटा e की पावर 1। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब यहाँ से हमें फंक्शन दे रखा है z² + 1 अपॉन में z ब्रैकेट z-2। यहाँ पे हमें क्लोज कर्व दे रखा है 1, तो z इक्वल्स टू 1, तो सेंटर तो 0 हो गया और रेडियस कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे इसके डिनोमिनेटर में 2 सिंगुलर पॉइंट्स हैं, z इक्वल्स टू 0 और z-2, यानी कि z इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से 2 सिंगुलर पॉइंट्स आ गए। अब इनको एक एक करके ड्रॉ कर लेते हैं। z-0 तो ये हो गया, यानी इस पॉइंट पर ये डिफाइन नहीं है। अब है 2 है बाहर, आउटसाइड। अगर बाहर की तरफ है तो इसको तो हमें लेना ही नहीं है, यानी फंक्शन इसको छोड़ के बाकी यहाँ पर है ना हमारा मेन, तो
जो फंक्शन है वो तो यहाँ पर है, यहाँ तो हर जगह एनालिटिक है सिवाय जीरो के छोड़ के, ये बाहर है से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको तुम लेंगे ही नहीं। ठीक है, अब हमारे लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो कौन कर रहा है, z इक्वल्स टू जीरो क्रिएट कर रहा है, तो इसको तो हम इंक्लूड करेंगे ही नहीं, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से 2 पाई आई आयोटा एफ ऑफ ए, तो यहाँ पे z इक्वल्स टू जीरो पुट करना है क्योंकि इस पॉइंट पर सिंगुलर है। ठीक है, जिस पॉइंट पर जहाँ हमारा फंक्शन एनालिटिक है और उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में वो पॉइंट लाई कर रहा हो, जो सिंगुलर पॉइंट दे रहा हो, तब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ ए कितना रह गया, इस पॉइंट पर हमारा क्या है, सिंगुलर है ना, तो इसको छोड़कर क्या बचा, z² + 1/z-2। तो इस फंक्शन को लेंगे और z की वैल्यू जीरो, जिस पॉइंट पर सिंगुलर दे रहा है यानी z इक्वल्स टू जीरो पे दे रहा है, तो उसको ले लेते हैं और वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।